आज हम एसिडिटी और गैस की जो शरीर में आम आदमी के साथ होने वाली इस बीमारी के बारे में जिक्र करेंगे और योग से इनके लिए क्या समाधान हमारे पास हैं उनके बारे में गौर करेंगे। कुछ आसन भी मध्य में करते रहेंगे और आखिर में आपसे जो प्रश्न उत्तर की बातें हैं, जो आपकी इस विषय से संबंधित जो आज बातचीत जिस पे होएगी उससे संबंधित जो भी शंकाएं बचेंगी वो आप क्वेश्चन आंसर में मैं उनका जवाब देने का प्रयास करूंगा। आप लोग गैस और एसिडिटी, इस शरीर में 5 तत्व से बना ये शरीर, इसके लिए भोजन, शरीर की रक्षा के लिए, मरम्मत के लिए, ऊर्जा के लिए और इसके तापमान को बनाए रखने के लिए हम जब से पैदा हुए हैं और जब तक इस सृष्टि में रहेंगे भोजन करना हमारे लिए आवश्यक रहेगा। भोजन के तरीके बदलते रहेंगे, चाहे हम बचपन में थे तब भी और बूढ़े होंगे तब भी हमारे को सदैव भोजन की आवश्यकता, आहार की आवश्यकता यूं ही बनी रहेगी। ये लेकिन इस आहार से इस शरीर में जो पौष्टिक तत्वों का निर्माण होता है, पहले शरीर उस भोजन को, मेरी जो पाचन नाल है, पाचन का जो मेरा सिस्टम है, वो उसको वात पित्त कफ में बदल देता है। आज इन्हीं बातों पे गौर करेंगे, कैसे बदलता है और क्यों ये गैस और एसिडिटी की समस्याएं से हम ऑलमोस्ट सबको ये झेलनी पड़ जाती हैं और कुछों की तो बिल्कुल क्रॉनिक हैं, वो कभी जाके ही नहीं देती, पेट ही नहीं साफ होके देते, या एसिड इतनी मात्रा में बनता है कि वो शरीर को तोड़ के रख देता है, वायु इतनी कि उसके सारा दिन अफारा टाइप की समस्याएं बनी रहती हैं। लेकिन हमारा ईश्वर ने जो मुझे दिया है उसमें हमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए और वो संपूर्ण है अपने आप में। जो पाचन तंत्र आपके पास है उसमें हम ही कुछ त्रुटियां कर लेते हैं जिसके कारण ये संतुलन जो है वात पित्त कफ का ये बिगड़ जाता है। क्यों बिगड़ता है इस बारे में बात करेंगे। पहले कुछ हम साथ साथ कुछ आसन भी करेंगे। आप सब अपने आसन पर खड़े हो जाएं, खड़े होकर कुछ आसन करेंगे। करेंगे अश्वत्थ आसन। दाएं पांव को पीछे की ओर ले चलें। दाएं हाथ को भी पीछे की ओर, पंजे को नीचे रखेंगे, अभी पंजा नहीं उठाएंगे, पैर का, पिछले पैर का पंजा साथ नहीं उठाएंगे। अब बाएं हाथ को ऊपर की ओर ले चलें। बायां हाथ का बाजू कान से सटा हुआ। अब दाएं पैर के पंजे को भी पीछे से ऊपर की ओर उठा लें। हथेली का रुख पीछे, जो हाथ दायां हाथ पीछे गया है उसमें हथेली का रुख पृथ्वी की ओर रखेंगे और बाएं हाथ को ऊपर की ओर जितना स्ट्रेच करेंगे करते चलें। मैं जब आपके रूबरू हुआ था पहले मैंने बताया था कि आप जब आसन करें तो स्थिति में रुकने का प्रयास करें। मैं घड़ी देख रहा हूं और इस घड़ी में अभी 15 सेकंड जब होंगे तो आपको मैं स्थिति बदलने का, पॉज बदलने का निर्देश दूंगा। लेकिन जो स्थिरता है, स्थिर सुखम आसनम, उसको बनाए रखना अनिवार्य है। वापस। अब यही क्रिया आप बाईं ओर से करेंगे। बाएं पांव को पीछे कर लें, बाएं हाथ को बाएं पीछे की ओर कर लें और अब दाएं हाथ को ऊपर की ओर उठा लें।
बाजू कान के साथ सटी रहेगी, ऊपर की ओर खिंची रहेगी। अब पीछे से बाएं पांव के पंजे को भी उठा लें, पैर पृथ्वी पर ना हो, उसके समानांतर हो। 15 सेकंड रुकने का प्रयास करेंगे। बहुत सुंदर क्रिया है, आप सब तक देखेंगे। ये जो बैलेंस बनाने का है, इसमें माइंड और बॉडी दोनों का एक कोऑर्डिनेशन जब तक नहीं बनता, आप स्थिर नहीं रह पाते। साधना है, आप प्रयासरत रहें। धीरे धीरे वापस विश्राम। एक आसन और करेंगे, खड़े होकर ही अपने श्वास को पहले सामान्य कर लें। विश्राम की स्थिति में शरीर को ढीला कर लें। जब आसन करें कोई ढीलापन नहीं होगा, आप पूरा स्ट्रेच करें, खींचें, ताकि उसके प्रभाव उन अंगों पर, उन प्रणालियों पर आए जिन पे हम डालना चाहते हैं। पांव के पंजे आपस में फिर मिला लें, दोनों पांव नीचे से, और दाएं बाएं से दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले चलें। दोनों हाथ ऊपर मिला लें। करेंगे अर्धचंद्र आसन। ऊपर की ओर पहले खींच लें हाथों को। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे दाईं ओर झुकेंगे, बाजू से झुकेंगे, बिल्कुल साइड से झुकेंगे, आगे पीछे नहीं झुकेंगे। झुकने पे ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। हाथों को ऊपर मिलाकर और खींचने का प्रयास करेंगे। खींचे उन्हें ऊपर, दोनों हाथों को ऊपर की ओर खींचेंगे। ऊपर की ओर खींचो उसको, जितना ऊपर की ओर खींचोगे आपकी बाईं किडनी खींचेगी, बाईं ओर से आपका स्प्लीन खींचेगा, बाईं ओर के फेफड़े खींचेंगे आपका, और दाईं ओर के सब स्क्वीज हो जाएंगे, वो सिकुड़ जाएंगे। खींचिए, 15 सेकंड खिंचाव बनाए रखें। खींचते जाएंगे, झुकने पर ध्यान ना देकर खींचने पर देंगे। धीरे धीरे वापस मध्य में आ जाएं। फिर श्वास भरते हुए ऊपर की ओर खींच लें हाथों को। अब बाईं ओर खींचेंगे, साइड से बाईं ओर बेंड करें हल्का सा, और हाथों को मिलाकर ऊपर की ओर खींच दें। हाथों में जो गैप ऊपर मिले हुए हैं, गैप ऐसे ना होने दें हाथों को, आप उनको मिलाकर रखें और खींच कर रखें। इस बात पर जितना ध्यान देंगे, अब दाईं ओर की किडनी खिंच गई है, दाईं ओर से लीवर खिंच गया है, वो सक्रियता बन जाती है इन अंगों की। जो मेरे आसन का उद्देश्य है वो मुझे प्राप्त हो जाता है। रोक के रखें। 15 सेकंड खिंचाव बनाकर रोकने का प्रयास किया करें। आपको लाभान्वित होंगे, आपको लाभ मिलेंगे। धीरे धीरे वापस अपने आसन पर बैठ जाएं। पैर सामने की ओर फैला लें। गैस और एसिडिटी क्यों बनती है? क्या ये खत्म हो सकती है? बिल्कुल नहीं। ये शरीर की आवश्यकता है। जब भोजन पचने लगता है अंदर, तो उसमें दो क्रियाएं हमारा मुंह करता है। मुख क्या करता है? भोजन की दो क्रियाएं होती हैं यहां पाचन पर, मुंह के अंदर। मुंह से देखिए, हमारा पाचन तंत्र, इसको भी थोड़ा थोड़ा समझते चलेंगे, और इसे कैसे एक्टिव रखना है। दो ही तरीके हैं इसको ठीक रखने के। एक अपने खान पान पर ध्यान देना, दूसरा अपने इस पाचन तंत्र को सक्रिय रखना, इसको स्लग्गिश ना होने देना, इसको निष्ठुर ना होने देना। ये प्रतिदिन का हमारा प्रयास रहे। ऐसा करेंगे तो आपको लाभ मिलेंगे। मुंह 9 मीटर की नाल है मेरे पाचन तंत्र की। ये एक ट्यूब लगा लें आप। ये ट्यूब मुंह से शुरू होती है और गुदा द्वार तक इसका निष्कासन है। कहीं पर भी
इसमें और कोई बाह्य अंग नहीं है, ना ही ये खुलती है। हाँ, इसमें दो जगह पर मेरी छोटी आंत में पहुंचकर मेरा लीवर से जो स्राव होता है वो, और जो पैंक्रियास से जो स्राव होता है वो आगे चलेंगे तो इस पे बात करेंगे। वो दो तरह से इसमें मिलता है गॉल ब्लेडर के साथ। तो तीन अंग इसमें बाहर से अपना योगदान देते हैं, पैंक्रियास, गॉल ब्लेडर और लीवर। बाकी अपने आप में सारी आंत इस तरह से हॉलो है, सब कुछ इसकी भीतियों पर है, जो भीतियां अंदर बन गई इस पर है। बाकी आंत बिल्कुल एक पाइप की तरह से है, कहीं मोटी है, कहीं बहुत संकरी है, पतली है। मुंह इसका सबसे पहला आरंभ, मेरा पाचन शुरू हो जाता है यहां पर। यहां एक मैकेनिकल क्रिया होती है मुंह में। मैकेनिकल क्रिया क्या, ये बंद कराओ किसी का वीडियो को। अब मुंह के अंदर जब भोजन के अगले दो दांत हैं नीचे और ऊपर के, ये दोनों दांत काटने के काम आते हैं। आपकी रोटी को काटेंगे या जो भी फल खाएंगे उसको काटेंगे। जो दो दांतों के साथ में दांत हैं जिनको हम कैनाइन बोलते हैं, ये कैनाइन दांत उस भोजन को चीरेंगे, वो चीरने का काम करते हैं। इसके आगे इन तीन दांतों की जो फ्रंट में दिख रही हैं, इसके आगे सब मोलर शुरू होते हैं, जो जिनका काम है उन टुकड़ों को, भोजन के उनको और पीसना, यानी काटना, चीरना और पीसना, ये तीन काम हमारे दांत करते हैं। इसके अलावा आप देखते हैं कि मुंह सारा दिन गीला रहता है, ये आपके पाचक रस बना रहा है। ये एंजाइम्स हैं मेरे मुख के अंदर, तीन तरह के एंजाइम्स हैं। दो इसे ग्लैंड है यहां पर, ये दो कान के नीचे जिनको पैरोटिड की ग्लैंड बोलते हैं। दो इस ठुड्डी के ऊपर, ये जो ठुड्डी में आपको एक ये चिन्ह में आपकी में जो बना है, इसको भीतर की ओर इनके स्राव हैं, ये सब मैंडिबुलर। और जिह्वा के बिल्कुल नीचे नीचे दो ग्लैंड यहां पर हैं, ये सारा। और ये जो गाल के पीछे है, इनके अंदर भी छोटी छोटी नालिकाएं हैं जो इसको सारा दिन गीला रखती हैं, और तकरीबन 1.5 से 2 लीटर तक ये पाचक रस बनाती है। ये रासायनिक क्रिया भी दांतों से, जीभा से, जबड़े से और इनसे हमारी मैकेनिक क्रिया आरंभ होती है। और उस भोजन को जब ये सब चीर फाड़ हो जाती है, उसके टुकड़े बना दिए जाते हैं, तब उसमें ये रासायनिक तत्व, ये एंजाइम्स मिश्रित होते हैं। और फिर जीभ के अंदर, वो भी एक मैकेनिकल क्रिया है, जीभ का बीच का भाग ऊपर को उठता है, तालू। और जो गोला मैंने बनाया, गोला कौन बनाएगा, ये जो होठ हैं, ये जो गाल हैं आपके, ये जो ऊपर तालू है, ऊपर की ओर आगे से कठोर है, पीछे से मृदु है, ये सब एक गोले को बनाएंगे। बहुत बड़ा काम है ये। और इस काम में लेकिन हम क्या करते हैं, गलती अब जरा देखिए इसके अंदर, हम ऐसे भोजन की ओर ज्यादा ध्यान देते हैं जिसे मुझे ये चबाना ही ना पड़े। अगर ये सलाइवा भोजन में नहीं मिलती जो मेरे मुख के अंदर है, तो आप यकीन मानिए आगे वो भोजन शरीर को पचाने में बहुत कठिनाई होगी, वो भोजन आगे पचेगा नहीं। इसलिए आपसे अनुरोध रहेगा कि आप सदैव जब भी खाना खाएं, तो वो कितना ही आपका मीन हो, कोशिश करें कि उसके मुंह के अंदर आधा मिनट तक रोकने का प्रयास करें, ताकि सलाइवा उसके अंदर मिल जाए। नहीं होता, और कभी भी भोजन के संग प्रयास करेंगे ये बात का, भोजन के साथ कोई तरल ना लें। कुछ में जैसे अपने भारत में मतलब ये प्रथा रहती है, मैं बहुतों का, दिल्ली में तो है, आपके वहां होगी, कि पराठा खाया, साथ में चाय से घूट दिया कि चबाना ना पड़े, अंदर की ओर धकेल दिया। नहीं, फिर उसमें क्या होता है कि सॉलिड तो पीछे रह गया, और वो जो सलाइवा थी वो बह के नीचे चली गई। ना उस सलाइवा को आप यूज कर पाओगे, और ना ही आप
जो सॉलिड पीछे बच गया उसमें वो सलाइवा नहीं है, तो आगे पेट के लिए बहुत कठिन काम हो जाएगा। आप धीरे धीरे भोजन को, कोई सलाइवा को मिलने दिया करें, ये मुंह का कार्य है। जब जीभ अंदर की ओर इसको बोलस गोला बनाकर और उसे अंदर की ओर धकेल देती है, तब ये मेरी जो पाचन की नाल है, ये ग्रसनी इसको बोलते हैं, जहां फेरिंग्स है मेरा, स्वर तंत्र के बिल्कुल आप पीछे से होती हुई, यहां वायु और भोजन दोनों एक साथ चलते हैं। यहां गले के फेरिंग्स के ऊपर एक छोटी सी एपिगोल्टिस है, मतलब वो उसको ढक्कन लग जाता है और आपका भोजन इस फूड पाइप के अंदर, एक स्फिंक्टर की मसल है बिल्कुल आपके कॉलर बोन के साथ, जहां थायराइड पैराथायराइड की ग्रंथियां हैं। अब वो आपका फूड पाइप के अंदर, ये जो आपकी सीना है इसके मध्य से फूड पाइप गया है। सबसे संकरा, सबसे बारीक, सबसे महीन, सबसे नैरो ट्यूब है ये, जो ये भोजन धीरे धीरे, इसके अंदर भी मांसपेशियां हैं। इसके अंदर भी जो ये मेरी ट्यूब है, ऑसोफेगस की जो नाल है, ग्रासनी जिसको हम बोलते हैं, इसके अंदर भी यहां पर छोटी छोटी मांसपेशियां हैं और यहां ये मांसपेशियां भोजन को खंडित करती रहती हैं और भोजन जो है वो हमारे पेट में आ जाता है। अब आगे की क्रिया करेंगे, एक आसन और कर लेते हैं। करेंगे कमर चक्र आसन। दोनों पांव सामने फैला लें, दोनों पांव के अंदर अंतर करें जितना अधिक कर सकते हैं। दोनों हाथों से पांव के अंगूठे पकड़ लें। अब धड़ से शरीर को दाईं ओर घुमाएं। बाएं हाथ से दाएं पांव का अंगूठा पकड़ लें। दायां हाथ कमर पर ले चलें और माथा दाएं घुटने के साथ सटाने का प्रयास। अभी तेजी नहीं करेंगे, दाएं आगे की ओर बेंड करेंगे। ये ना सोचें कि मुझे सर्वाइकल है, मैं आगे नहीं झुकूंगा। झुकेंगे आप, झुकें, लगाएं, लेकिन अपने सामर्थ्य के अनुसार करेंगे। झुकें, लगाएं। यही क्रिया बाईं ओर करेंगे। दाएं हाथ से बाएं पांव का अंगूठा पकड़ें, बायां हाथ कमर पर रखें, माथा बाएं घुटने पर लगाएं। अब दाएं बाएं थोड़ी गति बढ़ाते चलें, करते चलें, आगे की ओर जाएं। आप इसे गति बनाते चलें। विपरीत हाथ से विपरीत पैर का अंगूठा पकड़ें, दूसरा हाथ कमर पर रखें। आपके पेड़ू की जब बेंड करते हैं उस सब के अंदर एक स्ट्रेचिंग होती है, वो आकुचन संकुचन की क्रिया होती है और फूड जो प्रोसेस हो रहा है मेरी पाचन नाल के अंदर, वो आगे अग्रसर करते रहेंगे आप, वो आप अपना आगे की ओर अग्रसर होता रहता है। बहुत सुंदर क्रिया है, सभी करेंगे। धीरे धीरे वापस। हमने भोजन नाल के अंदर मुंह, गला और ग्रास नली या फूड पाइप के बारे में अभी बातचीत करी थी। फूड पाइप के नीचे जब ये डायाफ्राम है नीचे, जो फेफड़ों के नीचे आखिरी जो हमें दिखता है जो नीचे की ओर, वो ऐसे मुड़ा होता है और फूड पाइप उसको चीरता हुआ एक होल के अंदर से इस तरह से ये पेट के अंदर जाके भोजन को छोड़ देता है। यहां पर हमारी कार्निक नस नाड़ियां हैं जो मस्तिष्क से जुड़ी रहती हैं और वो ऊपर से जो भोजन आया है एक वाल्व खुल जाता है और भोजन पेट के अंदर चला जाता है। पेट के भी 3 भाग हैं। बहुत मोटा होता है पेट, ऊपर से चौड़ा है, नीचे से संकरा है। बाएं से
दाएं, थोड़ा सा बाईं और होता है, और अधिकतर मेरा बाएं से दाएं मेरा पेड़ू चलता है। अब यहाँ पे भी बहुत पाचन होएगा। यहाँ भोजन कम से कम 2.5-3 घंटे से लेकर 4.5-5 घंटे तक, और कुछ का तो जो ज्यादा वैसा भोजन, गरिष्ठ भोजन जो कर लिया है, वो तो 6-6 घंटे तक पेट उससे संघर्ष करता रहता है, उसको टुकड़ों में विभाजित करता रहता है, उसको पचने लायक बनाता रहता है। इसमें 4 लेयर हैं आपके पेट के अंदर, 3 भाग हैं। ऊपर स्टोर करता है, मध्य में बिल्कुल यूं आकुचन संकुचन, आकुचन संकुचन ऐसे होता रहता है ताकि भोजन अच्छी तरह से मिश्रित हो जाए। और आखिरी भाग के अंदर जो जठर प्रदेश कहलाता है, उस भाग के अंदर उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सिट्रिक एसिड और 4-5 तरह के और एसिड उस भोजन के अंदर मिलते हैं। उसको कीटाणु रहित बना देते हैं, उसको जीवाणु विषाणु रहित बना देते हैं। ये क्रिया बहुत लंबे समय तक चलती है। सारा भोजन जो था वो एसिडिक बना लिया जाता है ताकि उसमें कोई अशुद्धि ना रहे। यहां पर अगर आपने भोजन की मात्रा ज्यादा डाल दी, वैसे 1-1.5 लीटर तक तो ये ले लेता आराम से, लेकिन जिसने 1.5 लीटर नहीं, आपने बहुत स्वादिष्ट खाना खाया, अब पेट उसका क्या करेगा? वो तो जैसे कोई आप डब्बा देखोगे, अगर उसमें ज्यादा सामान डाल दिया, जिसमें मान लिया आपने एक डब्बे के अंदर दाल डाल दिए, डब्बा है 750 ग्राम का, और दाल डाल दी आपने उस डब्बे के अंदर 1 किलो, तो आपके ऊपर स्पिल ओवर होएगा, वो डब्बे के अंदर नहीं आएगी। और वो ऐसे ही पेट का हाल है मेरा, आप उसे ऐसा ही समझे। अगर आपने ज्यादा भोजन दे दिया तो वो ना तो मिश्रित हो पाएगा, ना उसके ऊपर का वाल्व बंद हो पाएगा, ना नीचे का वाल्व बंद हो पाएगा, और एसिड की मात्रा और ज्यादा से ज्यादा बनानी पड़ेगी उसे। आप देखिए एसिडिटी क्यों होती है, जरा समझने का प्रयास करेंगे आप। उसको और एसिड उस भोजन के टुकड़े करने के लिए, क्योंकि नीचे का वाल्व भी बंद नहीं, आगे का वाल्व बंद नहीं हो रहा, और जो ऊपर स्फिंक्टर मेरी जो खुली थी ओसोफेगस नाल की, वो वाल्व भी बंद नहीं हो रहा। अब क्या होता है, अगर ये मिश्रित नहीं होता प्रॉपरली तो भोजन कुपचन पैदा करेगा। आप थोड़ी मात्रा में खाएं, आप पेट समाया जितना लेंगे, पेट में अगर वो सुविधा पूर्वक मतलब मिश्रित हो जाए, उसके अंदर पेट को ज्यादा रस उंडेलने ना पड़े, आपका आगे पाचन ठीक बना रहेगा। यहां हमारी गलती क्या होती है कि हम इसको इतना ठूस ठूस कर भर देते हैं कि वो मेरे पाचन में सब तक खुद ही अवरोध बन जाता है, जो मुझे दुखी करता है। यहां पर एक डकार आती है, यहां हार्मोन्स है, वो आपको संकेतित करते हैं। इसके अंदर जो पाचक, इनको हम पाचक हार्मोन बोलते हैं, 2 हैं, ग्रेलिन और लेप्टिन। ये जो हार्मोन है, लेप्टिन मुझे ये बताता है कि जब मुझे भूख लगेगी तो एक तृप्ति डकार आएगी आपको। जब भोजन आप नहीं, जब पेट खाली हो जाएगा तो आपको खुद खाली होने पे भी इंडिकेट करता है, बताता है। अगर आप ध्यान से सुनोगे तो एक भूख डकार बोलते हैं उसको। इन हार्मोन के कारण, लेप्टिन हार्मोन के कारण एक भूख डकार आएगी और आपको एक सूचना मिलेगी आपके मस्तिष्क को कि मैं खाली हो गया, कुछ सामान चाहिए, देना हो तो दे दो, आपको सामान देना चाहिए। अगर ज्यादा भर दिया तो एक और हार्मोन है जो लेप्टिन हार्मोन है, ये क्या करता है, ये सूचना तो दे रहा है कि भैया मैं फुल हो गया, लेकिन हम इतने विवश होते हैं कि हम तो और डालते रहते हैं, उस सूचना को सुनते ही नहीं उसकी को। ये तृप्ति डकार आती है, लेकिन अगर ज्यादा भर दिया तो वही तृप्ति डकार दूसरी डकारों में पैदा होएगी। एक तो पूर्ण डकार, या फिर उससे भी जो है खट्टी डकार। वो खट्टी डकार आपके यानी कि एसिड को
पेट में समा नहीं रहा, उसको ऊपर की पाइप में भेज देती है। आपको GERD की समस्या हो जाती है, आप कहते हो कि मेरा मुंह में खाना आ गया, तो पेट में नहीं समा रहा तो मुंह में ही आएगा, फिर वो आप समझेंगे। और दूसरा एक और नुकसान करते हैं हम, एसिडिटी में एक मिथ है कि ठंडा दूध पी लो। आप साइंस एक बात कहती है और ये प्रमाणिक है, अगर आपने आइसक्रीम खाई है या फ्रिज का ठंडा पानी अंदर डाला है तो जो पेट की जठराग्नि थी वो धीमी पड़ जाएगी। स्वाभाविक बात है, जितना ठंडा डालोगे, पेट बहुत सेंसिटिव है, वो एकदम अपने कार्य प्रणाली को सस्पेंड कर देगा आधे घंटे तक। अगर आपने एक गिलास ठंडा पानी पी लिया फ्रिज वाला, आप यकीन मानिए कि आधे घंटे तक पेट उसको ही संभालने में पूरी एनर्जी लगाएगा, आपके भोजन की ओर नहीं ध्यान देगा। वो उसके सब कार्य रुक जाएंगे। वो पाचन के जो रस आपके भोजन को मिलने थे, वो उस ठंडे पानी को हीट अप करने, क्योंकि बॉडी को तो अपना टेम्परेचर मेंटेन करना है, 98.4 डिग्री तक उसे हम सदैव रखना है, और पेट को तो और ज्यादा करना पड़ता है। तो आप कभी भी भोजन जब करें, अपना नियम बनाएं कि भूख से कम खाएं सदा। अगर कम खाएंगे, सुविधाजनक खाएंगे, आपका काम सरलता से हो जाएगा। ठूस कर खाएंगे तो नुकसान। कृष्ण जी बात कहते, ना तस्य न तस्तु योगो अस्ति, ना चैकंत मन संतय, ना अति सौपन शीलस्य जागरितो ना चैव अर्जुना। अर्जुन, इस पेट में अगर ठूस कर भरोगे तो पेट की तरफ ही ध्यान रहेगा, और खाली रखोगे तो भी पेट की तरफ ही ध्यान रहेगा। ये भी नहीं है कि खाली रखना है। तो अति सौपनशील से ये योग नहीं है उनके लिए जो ज्यादा ठूस कर भरते हैं, ये योग उनके लिए भी नहीं है जो इसे खाली रखते हैं। अब महिलाएं 2-2, 3-3 दिन के व्रत कर लेती हैं, लेकिन चौथे दिन आएंगी तो कॉन्स्टिपेशन की शिकार होंगी। ये पाचन ठंडा मिलाएगा उसको, इस आंत को कुछ ना कुछ कार्य देते भी रहेंगे, लेकिन उसको उतना दें जितने को वो संभाल सकती है। एक आसन और कर लेते हैं, फिर आगे की बात आगे करेंगे। दोनों पांव मिला लें, दोनों हाथ पीछे रख लें। करेंगे कौन आसन। सुविधाजनक फासला रखें हाथों में, दोनों हाथ पीछे, पंजे आगे की ओर मिले हुए, तने हुए। अब श्वास भरते हुए मध्य भाग को ऊपर की ओर उठा लें। गर्दन को इतनी लटकाएं जितने आपके कंधे हैं, अधिक नहीं। घुटनों को ना ही मुड़ने देंगे। पंजों, आपके पंजे पृथ्वी पर स्पर्श कर रहे हैं या ना करें, लेकिन घुटने नहीं मोड़ोगे, खींच कर रखोगे। आपका सारा पाचन तंत्र खींच रहा है। अब ये ध्यान करिए, नीचे के अंग, ऊपर के अंग सब खींचेंगे, और इस खिंचाव को बनाए रखिए। एक लोड ट्रांसफर हो रहा है मांसपेशियों पर। इसके अंदर भी जो लैक्टिक एसिड है वो मजबूर है अपना स्थान छोड़ने के लिए। बहुत बड़ी क्रिया हो रही है। आप रुकने का प्रयास करें, प्रतिदिन अपनी साधना में रुकने के अभ्यास को बनाए रखें। रुके रहें। घड़ी देख रहा हूं मैं, आपको ठीक टाइम पे धीरे धीरे वापस। दोनों हाथ दाईं ओर रखें, वज्र आसन में आ जाएं। अभी हमने पेट पर कई तरह के वो देखे, कैसे पेट को कैसे ठीक रखना है, उन तरीकों को समझने का प्रयास किया। जब पेट में भोजन अनेक प्रकार के रसों से पूर्ण हो जाता है, यहां पर जो मेरी ओसोफेगस की नाल है, जो ये हाइटस का जहां हर्निया बनता है, यहां से
इसके साथ मैंने बताया था यहाँ कार्निक नर्व्स हैं, ये एक क्रिया को शुरू कर लेती हैं जिसे हम पैरास्टेलिसिस की क्रिया है, यानी कि इसकी चलन ऐसे यूं हो जाती है और इससे भोजन आगे की ओर अग्रसर होता रहता है, आगे 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 आगे, जैसे कन्वेयर बेल्ट चलती है ना मैन्युफैक्चरिंग में, ऐसे भोजन यूं 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 हिलता हिलता आगे की ओर चलता है। लेकिन आगे की मात्रा यहां तक डालने का अधिकार आपके पास था, आगे की मात्रा बिल्कुल ही ईश्वर के हाथ में है। अब दाईं तरफ आपके दाएं फेफड़े के बिल्कुल नीचे आपसे छोटी आंत शुरू होती है। पाइलोरस का ऊपर वाला हाइटस का वाल्व है, नीचे वाला पाइलोरस का वाल्व है। नीचे वाला फूड पाइप में भोजन को डालता है। वो जब उसमें सब तरह के रस मिल जाएंगे, जब पेट इस बात को कन्विंस हो जाएगा कि हाँ अब आगे छोटी आंत उसको संभाल लेगी, उस एसिडिक बन जाता है ये फूड, इसमें बहुत ज्यादा एसिड आ चुका है। अब छोटी आंत में ये 15-15 ग्राम थोड़ी मात्रा में, ये आपकी और मेरे से ये क्रिया या आपकी मर्जी से नहीं चलती, अब ईश्वर की मर्जी से ये क्रिया उसने टेक ओवर कर लिया अब आपके भोजन को। अब उसमें कुछ सलाइवा मुख से मिली, तकरीबन 2.5-3 घंटे 4 घंटे जैसा भोजन था, और कुछ भोजनों पर 5-5 घंटे तक पेट ने उसको पचने लायक बनाया, उसको एसिडिक बनाया, और उसमें कई तरह के पाचक रस पेट ने मिलाए। अब पेट उसको छोटी आंत में 15-15 ग्राम के रूप में आगे की ओर सरकाना शुरू कर देता है। डियोडिनम, जिसको घोड़े की नाल की तरह से सी की आकृति की, ये मेरी दाईं और फेफड़े के नीचे डियोडिनम है, जो मेरी छोटी आंत का ऊपर का हिस्सा है। इस पे बात करेंगे अब, इसी के लिए एक काम करेंगे एक आसन अभी, फिर आगे छोटी आंत की यात्रा चलेंगे और वहां पर पाचन क्या होता है क्या नहीं होता है इसकी बात करेंगे। मंडूक आसन। आप दोनों मुट्ठियां बंद कर लें, अंगूठे अंदर की ओर ले लें, अंगूठों की ओर से नाभि के दाएं बाएं अपने मुट्ठियां रख लें और आगे की ओर बेंड करें। गर्दन को ऊपर की ओर रखेंगे, बिल्कुल समानांतर। श्वास की सामान्य गति बनाए रखें। ध्यान को मणिपुर चक्र पर रखें। मणिपुर चक्र जहां नाभि स्थान है बिल्कुल ठीक उसके पीछे है, इसे नाभि चक्र भी बोलते हैं। छोटी आंत पर पूरा प्रेशर है अब इस समय, और रक्त संचरण भी आपने रोक रखा है क्योंकि घुटने आपके मुड़े हुए हैं, जंघाएं आपकी उसको दबाए हुए हैं। रक्त का संचालन पाचन के अंगों पर अब बहुत अधिक है, दबाए रखें। पेट की निष्क्रियता दूर होती है, छोटी आंत की सक्रियता अधिक बन जाती है। बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी देर इस क्रिया को होने दें जो आप कर रहे हैं। धीरे धीरे वापस वज्र आसन में विश्राम। एक आसन थोड़ी सी देर में करेंगे। मैंने आपको बताया जो छोटी आंत ये तकरीबन 6 मीटर लंबी है। वैसे आंत लंबाई में छोटी नहीं है, लेकिन इसका जो परिधि है, डायामीटर है, वो छोटा है। इसके भी 3 भाग हैं, ऊपर का डियोडिनम, मध्य का जियोजिनम और आखिरी का इलियम। हर एक की ये आंत 6 मीटर की आंत, वैसे इसका ठीक साइज होता है जो आपकी हाइट है उसका 3.5 गुना लगा लो। अब मान लिया आप 150 सेंटीमीटर के हैं, तो आप इसका 3 गुना, 3.5 गुने के लगभग आपकी आंत का साइज है। अभी तक भोजन पचा नहीं है, पचने लायक बन रहा है। ये एसिडिक है। यहां बड़ी आंत के ऊपरी भाग में
लीवर से जो बाइल बनती है, लीवर भी मतलब आपको बाइल बना के देता है, वो गॉल ब्लेडर में आती है बाइल, गॉल ब्लेडर में स्टोर होती रहती है। यहां पर वो बाइल मस्तिष्क के, यहां पर हार्मोन्स हैं जो मस्तिष्क के सानिध्य में रहते हैं और वहां से सूचनाएं प्राप्त करते रहते हैं। जो हार्मोन आंत के, छोटी आंत के ऊपरी भाग में हैं, वो ऊपर से सूचनाएं ले रहे हैं कि किस तरह का भोजन है। मस्तिष्क उसे बता रहा है, एक रिलेशनशिप दोनों का हो गया है कि ये इसमें इतना फैट है, इतना कार्बोहाइड्रेट है, इतना मिनरल्स हैं, ये सब कुछ आप उसको सूचनाएं मिल रही हैं और वो फिर उसी अनुपात में गॉल ब्लेडर से उस बाइल को छोड़ देता है। बाइल भी आप कैल्शियम और कोलेस्ट्रॉल का मिश्रण ही होते हैं जो पथरी का रूप भी धारण कर लेते हैं। अगर लिक्विड प्रॉपर मात्रा में नहीं आपने बॉडी में दिया तो वो कठोर हो जाता है क्योंकि पथरी का आकार ले लेता है। लेकिन आप फिर उसे लिक्विडेट कर सकते हैं। आप ये चिंता ना किया करें कि लीवर ना, मुझे तो अब पथरी आ गई मेरे गॉल ब्लेडर के अंदर, अब मैं क्या करूं। घबराएं ना, अपनी डाइट को ठीक कर लें। आप जैसे ही डाइट को ठीक करोगे और 2 महीने का समय दे दो, आप में यकीन मानिए कि वो पथरी ठीक हो जाती है, वो खत्म हो जाती है। उसके पास ताकत आपके गॉल ब्लेडर के पास ऐसी, वो एक डक के सिवा, एक नदी के साथ अपने स्राव को आवश्यकता के अनुसार मेरी छोटी आंत के ड्यूोडेनम भाग में छोड़ देता है। इधर बिल्कुल पेट के नीचे, दूसरी ओर, एक तरफ तो लीवर के बिल्कुल नीचे गॉल ब्लेडर हो गया और पेट के बिल्कुल नीचे मेरे पेंक्रियाज हैं। पेंक्रियाज की पूंछ के ऊपर सप्लीन रखा हुआ है, पेट के बाईं ओर। ये सारे लीवर, पेंक्रियाज भी, सप्लीन भी लीवर से कनेक्टेड रहते हैं। लीवर को बताते रहते हैं, लीवर के पास बहुत शक्ति है। आपके लीवर के पास, पहले ये कहते थे, अब हम शक्ति को दूसरी तरह नापने लगे। पहले हमारे पूर्वज ये कहते थे जिगरा कितना है, समझे। जिगर मतलब लीवर, जिसके लीवर में जितनी पावर होती है वो उसके पास उतनी ही पाचन की ताकत बनी रहती है। आप अगर लीवर 500-600 तरह के कार्य करता है लीवर अकेला, जितने भी मतलब फैट्स हैं, जितना भी विषाणु कीटाणु आपने मेडिसिन खाई है, आपने जो कुछ भी खाया है, अगर उसे थोड़ा सा भी रक्त में ये अंदेशा होता है तो लीवर उसकी साथ तो उस टॉक्सिसिटी को मिटाने में लीवर का बहुत बड़ा योगदान है। आपने मीठा खाया, अब ये लीवर छोटी आंत के साथ मिलकर, पेंक्रियाज के साथ मिलकर इंसुलिन की मात्रा डालेगा। वो इंसुलिन जो ज्यादा अधिकता हो गई थी मीठे की या ग्लूकोज की, उसको उन कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य करेगा जहां उस शुगर की, उस ग्लूकोज की आवश्यकता थी। सारे कार्बोहाइड्रेट के अंदर ये मिठास होता है। आप आलू खाएंगे, आप गेहूं की रोटी खाएंगे, आप चावल खाएंगे, जो कुछ भी खाएंगे उसमें कुछ मात्रा ग्लूकोज की आवश्यकता होती है। जितने भी कार्बोहाइड्रेट है उसमें जरूर होती है और उसका जो शोषण है वो मेरी पेंक्रियाज के अंदर, वहां से 3 एंजाइम्स मिलते हैं। 2 काम करते हैं ये एंजाइम्स मेरे पेंक्रियाज के। मेरा बाइल करीब 1 लीटर के करीब बाइल बनता है जो लीवर बनाता है और स्टोर रखता है आपके इस छोटी सी थैली में जो गॉल ब्लेडर है। वो मेरे जो हमने चिकनाई खाई है, जो फैट खाया है, उसको तोड़ने के काम आता है। जो प्रोटीन खाए हैं वो कुछ पेट में टूट गए थे, कुछ पेंक्रियाज जो छोड़ेगा, उस पेंक्रियाज में भी वो ताकत है कि जो एसिडिक सामान आया था पेट से, बहुत एसिडिक होता है पेट का सामान,
उसको वो निष्क्रिय करती है, उसको वो हल्का कर लेती हैं और उसे वो एसिडिक से अल्कलाइन कर लेती हैं, क्षारीय कर लेती है, यानी अम्लीय से अक्षारीय बना देती है। बहुत बड़ा काम है, छोटा सा काम ना लगाएं। अगर लीवर का अकेले का काम करना पड़े, कोई फैक्ट्री लगाए और वो जो सारे काम लीवर कर रहा है और वैसे केमिकल वो बनाए, तो अभी मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था, उसने ये बताया शायद इतना बड़ा एयर कंडीशन प्लांट चाहिएगा कि 7 समुद्र के पानी भी थोड़े पड़ जाएंगे। आप उसको समय दिया करें वो, ताकि वो अपना कार्य कर सकें। अभी 2 तरह के रस आपके उसमें और मिल गए। पेंक्रियाज से पेंक्रियाटिक जूस आ गया भोजन के अंदर, लीवर से बाइल आ गया और पेट से ऊपर वो भोजन था वो नीचे की ओर चला, उसमें ये सब मिश्रित हो रहे हैं। अब आगे की ओर बात करेंगे कि उसमें कैसे इसको ठीक रखेंगे और कैसे इसके काम को हम सुगम बनाएंगे, इस बात पे करेंगे। एक आसन और कर लेते हैं, दोनों घुटनों पर खड़े हो जाएं, घुटनों को कंधों के बराबर खोल लें, दोनों हाथ कमर पर ले आएं, उष्ट्रासन की स्थिति ले लें। पीछे की ओर बेंड करें, झुकाएं पीछे की ओर, दोनों हाथ पांव के पंजों पर ले आएं। श्वास को गहरा और लंबा करें, सामान्य लेते रहें। आपके सब पाचन के अंग खिंच गए हैं। अब आपकी फूड पाइप खिंची है ऊपर से, आपका पेड़ू स्थान खिंचा हुआ है, आपका लीवर खिंचा हुआ है। आप श्वास भरें लंबा लंबा और लंबा श्वास छोड़ें। फेफड़े पूर्ण रूप से सक्रिय हो चुके हैं। आप श्वासों को लंबा और गहरा करें। बहुत सुंदर क्रिया है। रुकेंगे, सभी साथी रुके रहेंगे। मैं घड़ी देख रहा हूं, टाइम पे आपको बताऊंगा कि अब आ जाओ। इतना प्रभाव, इतना खिंचाव शरीर में डालना है। धीरे धीरे वापस अपने पेट के बल लेट जाएं। आसन पर शिथिल आसन, दाईं ओर। दायां हाथ पांव सीधा रखेंगे, बाएं हाथ पांव को मोड़ कर रखेंगे। जो हमारा ये था, एक चीज और देख दो, मैं बता देता हूं। कुछ रह तो नहीं गया, मैं देख लेता हूं। आज मैं लिख के लाया था अपनी बातें, मुझे क्या कहनी है। मेरी जो फूड पाइप है, इस सब के साथ ऑटोमेटिव नर्वस सिस्टम काम कर रहा, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अधीन कार्य नहीं करता, वो इंडिपेंडेंट भी काम करता है। और मेरे पेट के अंदर से जो कुछ एंट्रिक नर्व्स होती हैं, वो बिल्कुल अपने खुद निर्णय ले लेती हैं। मस्तिष्क की, अभी आपने देखा होगा, वो सारी आंत में मिलेंगी आपको। यहां से फूड पाइप से लेकर, पेट से लेकर, छोटी आंत, बड़ी आंत, सब में है ये नर्व्स। इनको वेजिटेटिव नर्व्स भी बोलते हैं, यानी मस्तिष्क से इंडिपेंडेंट भी ये कार्य करती हैं। और किसी अंग के पास ये अख्तियार नहीं है, लेकिन फूड पाइप के पास ये अख्तियार है। अभी आपने देखा, कोई आप जब सुनते हैं कुछ लोगों को कि वो ब्रेन डेड हो गया, उसका मस्तिष्क कार्य नहीं कर रहा, लेकिन कमाल की बात है कि उसका पाचन तंत्र काम कर रहा है। डॉक्टर उसे, हम कहते हैं पैसे बनाने के लिए, ये डॉक्टर जो है ना, इसको वेंटिलेटर पे लगाए हुए है। अभी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री माननीय श्री वाजपेयी जी के साथ यही हुआ था। काफी लंबे अरसे तक वो वेंटिलेटर या ऑक्सीजन के उस पे रहे, लेकिन वेजिटेटिव स्टेट में थे। उसकी फूड पाइप काम कर रही थी, उसको जब तक डॉक्टर डिक्लेयर नहीं कर सकते। वैसे ही इज डेड, रिवाइवल पॉसिबल नहीं है।
लेकिन उनकी मजबूरी है। वो बायोलॉजिकल डेथ जब मानी जाएगी जब मतलब ये जो ये एंट्रिक नर्वस सिस्टम और ये जो हमारे ऑटोमेटिव नर्वस सिस्टम है, जब इनकी फंक्शनिंग बंद हो जाए। लेकिन वो तो उनको तो डाइट मिल रही है, बाकी अंगों को भी वो उनकी खुराक दे रहे हैं अपने आप। जो काम मस्तिष्क को करना था वो आपकी अब आंत और पेट कर रहे हैं, तो कितना इंटेलिजेंट है। और एक और खास बात बताऊं कि जितने भी भारतीय योग संस्थान आपसे आसन करा रहा है, चाहे आप खड़े होके कर रहे हैं, चाहे आप बैठ के कर रहे हैं, चाहे आप घुटनों पर बैठ के कर रहे हैं, चाहे आप पेट पर लेट के करें या पीठ पर लेट के करें, आप ताज्जुब मानोगे कि सारे के सारे इस फूड पाइप को सक्रिय बनाने के लिए पूरा का पूरा योगदान देते हैं। आपको दो ही चीजें चाहिए, आप सावधान रहें कि मुझे अंदर क्या डालना है, बस। बाकी वो आसन करें जो योग संस्थान करा रहा है। अब हम चले आगे की ओर। ड्यूोडेनम से भोजन, यहां पर तक भोजन का कोई अवशोषण नहीं हुआ है, उसमें से शरीर ने कुछ नहीं लिया है, उसे सिर्फ पचने लायक बनाया है। यहां पर जो मेरे पेंक्रियाज हैं ये भी तकरीबन 1 लीटर के करीब, 1 लीटर से भी ज्यादा आपका पेंक्रियाटिक जूस मेरे पाचन तंत्र को देता है। मेरा लीवर भी करीब करीब 1 लीटर, थोड़ा सा कम है लीटर से, वो भी करीब करीब इतना बाइल हमारे लिए प्रोड्यूस करता है। लेकिन अगर हम जब गलत खान पान करते हैं, जब हमारा खान पान गलत हो जाता है, या गरिष्ठ भोजन किया, या हमने जो अनवांटेड खाया, जो शरीर को नहीं चाहिए था, जीभ के लालच बस मैंने खाया, उसको अधिक कार्य करना पड़ेगा। मान लिया आप पेंक्रियाज को ही ले लो, उसको अधिक इंसुलिन बनानी पड़ेगी, वो बेचारे थक जाते हैं, आखिर में उसको बनाना छोड़ देते हैं। आप ऐसी स्थिति ना आने दें कि उससे उतना काम लें जितना वो ऐसे सर्वेंट हैं जो बोलते नहीं है, वो इंडिकेट कर रहे हैं आपको, लेकिन हम उसकी सुनते भी नहीं। आप छोटी आंत में भोजन का अवशोषण होता है, यानी जो कुछ भी आया उस आंत के साथ साथ दूसरी आंत भी अब आ गई है। यहां पर आपके रक्त की नालिकाएं हैं, साथ साथ आपका लिम्फ नोड्स की नालिकाएं हैं जिनसे हम व्हाइट सेल बनाते हैं। वो मेरी जियोजिनम और इलियम जो मेरी छोटी आंत के दूसरे भाग हैं, उनके साथ साथ वो एक बहुत पतली सी झिल्ली के साथ जुड़े होते हैं। अब आपका भोजन पूर्ण रूप से दूध या रंग का हो चुका है, उसे हम काइम कहते हैं, बोलस नहीं है, वो खंडित हो चुका है। उसका अलग अलग विभाग, मतलब छोटे से छोटा कण बना दिया गया है ताकि वो आराम से शरीर की कोशिकाएं उसको ले लें और अपनी पौष्टिकता की आवश्यकता को पूरी करें। तो समय लग रहा है बहुत ज्यादा। इस छोटी आंत के अंदर आपका भोजन 5 घंटे से लेकर 7 घंटे तक रहेगा। लंबा समय है, लेकिन मेरा अधिकार कुछ नहीं है उस पर। अहम वैश्वानरो भूतवा प्राणी नाम देहम आश्रित है। प्राण अपान समायुक्त पचामी अन्नम चतुर्विधम। ये ईश्वर जी कृष्ण जी कह रहे हैं, तेरी इसकी जठराग्नि में हूं, पचाने की ताकत मेरी है भाई। अब तूने क्या डाला, मैं सब कुछ को तो नहीं लूंगा, जो मुझे आवश्यक होगा मैं लूंगा, जो नहीं आवश्यक होगा उसको मैं छोड़ दूंगा अंत में। कुपचन भुगतता रहो। फिर अब बात करेंगे उसकी आगे चल के, पहले इस सारी क्रिया को समझ ले। एक आसन और कर लेते हैं, दोनों पांव मिला लें, दोनों हाथ कमर पर ले आए, बाएं हाथ से दाएं हाथ की कलाई उंगलियों में उंगलियां फंसा लें और पीछे की ओर खींच लें। करेंगे सर्पासन, धड़ को उठा लें, पीछे से पांव उठा लें और दाएं बाएं रोल करें। जब मध्य में आए, पेड़ू जब स्थान नीचे आए, आपका पेड़ू पर हवा वायु पूरी होनी चाहिए।
बहुत बड़ा काम है आपका पाचन और अवशोषण, सिक्रीशन वो पूर्ण होगा। आपने सब कुछ डाला लेकिन चर्निंग प्रथा न चर्निंग ठीक नहीं है तो अवशोषण कठिन हो जाता है। सक्रिय करें उसे, दाएं बाएं रोल करें खूब। श्वास लेना हो तो दाएं बाएं जब आप करवट ले रहे हैं तब लें, लेकिन नीचे जब पेट आएगा तो उसमें श्वास भरा होगा। करते रहें, मोटापा भाग जाता है। पेट की ऊपर की जो मांसपेशियां हैं, कोलन की, छोटे इंटेस्टाइन की, सब पे सक्रियता बढ़ जाती है, उनके स्राव सुंदर बन जाते हैं। धीरे धीरे वापस शिथिलासन बाईं ओर, आनंद लें। बायां हाथ पांव सीधा, दाएं हाथ पांव मुड़े हुए। छोटी आंत के अंदर, जियोजिनम के अंदर छोटी छोटी विलीज होती हैं, यानी कि उसके सरफेस पे जो ये पाइप है इसके निचले भाग पर छोटी छोटी विलीज होती हैं। ये जो तरल बना हुआ मेरा भोजन है उसमें जो पाचक रस मेरे पेट से मिले हैं, मेरे मुंह के से मिले हैं, मेरे पैंक्रियास से मिले हैं, मेरे लीवर से मिले हैं, और उस भोजन को शरीर के लिए पौष्टिक बना दिया गया है। ये जो एंजाइम्स है ना, ये बाहर कहीं नहीं बन सकते। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो 1 ग्राम भी कोई जूस को क्रिएट कर दे। आर्टिफिशियल इंसुलिन आती है लेकिन वो इंसुलिन नहीं बन सकती जो आपके पेट में बन रही है। उसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन इस इंसुलिन को बनाने की शक्ति, क्षमता आपके पास है। और इंसुलिन तो एक है, वो बाइल बाहर से नहीं मिल सकता आपको। कुछ मदद मिल जाएंगी, आर्टिफिशियल हैं, लेकिन उसके अपने दुष्परिणाम भी मिलेंगे। अब वो पतली पतली झिल्लियां जो मेरे फूड पाइप के साथ साथ हैं, वो मेरी रक्त नालिकाएं हैं। मेरा भोजन जो मिश्रण करने लायक है वो उस रक्त में मिलता रहता है। कुछ भोजन, विशेषकर जो आपने ऐसे जो इलेक्ट्रोलाइट्स थे जो फलों के माध्यम से आपको अधिक प्राप्त हुए, सब्जियों के माध्यम से अधिक प्राप्त हुए, वो इलेक्ट्रोलाइट्स, वो लिम्फ नोड्स भी साथ साथ हैं। 2 तरह की नसें साथ साथ चल रही हैं, एक रक्त वाहिकाएं, दूसरी लिम्फ वाहिकाएं। लिम्फ यानी मेरी रक्षा प्रणाली के लिए भी वो अपना काम करते हैं। उसमें व्हाइट सेल बनेंगे, उससे रेड सेल बनेंगे, दोनों के काम बिल्कुल अलग अलग हो जाएंगे। वो सब कोशिकाओं को, सारे शरीर के अंगों को पौष्टिकता देंगे। अब 5 से 7 घंटे तक भोजन यहां रहेगा। एक सज्जन पूछ रहे हैं विच वेजिटेबल, चलो मैं उसको आखिर में बताऊंगा। अब भोजन छोटी आंत में शोषित होकर बड़ी आंत में आ जाता है। ये नाभि के नीचे दाईं ओर इलियम जो का भाग, वो उसके आगे मेरी छोटी आंत शुरू होती है, यानी दाईं तरफ नीचे जहां मेरा पहला अपेंडिक्स है, वहीं पर एक पठार बन जाता है, एक चौड़ा रास्ता है जहां पर मेरी सब कुछ शोषित होकर मेरा भोजन जो है बड़ी आंत में आ जाता है। बड़ी आंत में भोजन भी थोड़ा बहुत शोषित होगा, लेकिन शोषण का काम जारी नहीं होगा। या माइक्रोब्स हैं, या बड़ी बड़ी कॉलोनियां हैं, किनकी? माइक्रोब्स की। पिरोम जिनको हम बोलते हैं, यानी कीटाणु हैं, लेकिन अधिकतर, कम से कम ऐसा अंदाजा है, और हर एक के पेट के कीटाणुओं की तरीका अलग है, हर एक का, हर इंडिविजुअल का। उस जिस तरह के वो भोजन बनता है उसी तरह के वो कीटाणु उसमें बन जाते हैं, लेकिन उसमें से बहुत थोड़े ही कीटाणु मुझे नुकसान वाले होते हैं। अधिकतर कीटाणु कंड्यूसिव होते हैं, यानी मेरे पाचन के अंदर सहायक होते हैं।
वो मेरी आवश्यकता है। विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन डी का कुछ भाग इन्हीं विरोम्स के कारण बनता है, यानी इनका योगदान जरूरी है। कोलन के अंदर मांसपेशियां अधिक हैं, पैरास्टेलिसिस की क्रियाएं होती हैं और मांसपेशियां अधिक हैं, ऐसे होता है कोलन। ये ऐसे बिल्कुल इनके अंदर ये बावल्स हैं, इनको बाउल बोलते हैं। इनके अंदर शुष्क हो जाता है भोजन, जो मल बन जाता है। नीचे से पहले असेंडिंग कोलन है, ये नीचे से ऊपर आएगा। इसका भी तरीका बताऊंगा मैं आपको, ये कैसे आपसे सक्रिय करना है। एक आसन और कर लेते हैं। दोनों पांव मोड़ लें, दोनों हाथों से पैरों के टखने पकड़ लें। माथा पृथ्वी पर लगाएंगे। श्वास भरते हुए पहले घुटनों को पीछे से उठाएं, नाभि तक उठाने का प्रयास करेंगे और फिर आगे से धड़ को उठा दें। खिंचाव बनाए रखें। आपका कोलन खिंच गया है, ऊपर से आपका पेड़ू खिंच गया है, छोटी आंत पे बहुत तगड़ा प्रभाव आ रहा है। बहुत सुंदर क्रिया है। रुकें, आधा मिनट रोक रहा हूं मैं आपको। आपकी रीढ़ पर बहुत अच्छा प्रभाव है, विपरीत स्थिति का प्रभाव है। वो भी रेड सेल बनाने में और व्हाइट सेल बनाने में, दोनों में योगदान दे रही है आपके। इस धीरे धीरे वापस। दाईं ओर करवट लेते हुए पीठ के बल आ जाएं। शवासन में विश्राम। बड़ी आंत यानी असेंडिंग कोलन। अभी एक आसन करेंगे तो मैं उसमें आपको कोलन के बताऊंगा कि कैसे प्रभावित कर रहा है। करेंगे पवन मुक्त आसन, विधि से करेंगे और समझेंगे कि मैं क्या कर रहा हूं। दायां पांव मोड़ लें, आप दोनों हाथों से पांव घुटने को पेड़ू पर दबाएं। आपका असेंडिंग कोलन दब रहा है। उतावले ना हो, विधि से चलें। श्वास भरेंगे और दबाएंगे। श्वास दबेंगे, जब भर रहे हैं तो आपका कोलन ऊपर उठेगा और जब ऊपर से दबाएंगे तो उस पर प्रेशर आएगा, उसकी मांसपेशियों की सक्रियता बढ़ जाएगी। श्वास निकालते हुए नासिका घुटने के साथ लगाएं। बायां पैर खिंचा हुआ है, दाएं पैर से घुटने से आपका असेंडिंग कोलन दबा हुआ है। वापस। कोलन के 3 भाग हैं। अब मैं आखिरी का भाग डिसेंडिंग कोलन दबाएंगे। बायां पांव मोड़ लें, श्वास भरें। श्वास भरेंगे और पूरा भरने का प्रयास करें। जिसने जितना अधिक श्वास भरा है वो उतना लाभान्वित होगा। बाएं घुटने से पेड़ू को दबाएं, डिसेंडिंग कोलन दब रहा है, और श्वास निकालते हुए नासिका घुटने के साथ लगा दें। संकुचन करें पेड़ू का, डिसेंडिंग कोलन का संकुचन होएगा। रोके रखें। वापस। अब ट्रांसवर्स, जो लीवर के नीचे से डायाफ्राम के समानांतर और स्प्लीन के नीचे से नीचे जाता है, वो मतलब ट्रांसवर्स है। दोनों पांव मोड़ लें। अब तीसरे भाग को दबा रहे हैं हम। कितनी बड़ी क्रियाएं हैं। श्वास भरें और दबाएं। दोनों घुटनों को पेट पे लगा के दबा दें।
श्वास निकालते हुए नासिका घुटनों के मध्य में ले चलें। गठड़ी बना दें शरीर की, कम से कम भाग शरीर का आसन पे टिकाओ। रोके रखें, श्वास निकाल कर रुकेंगे। ये मेरा कोलन है। धीरे धीरे वापस शवासन। यहां पर अगर ये मेरी मांसपेशियां सक्रिय हैं, इसमें मेरे कौन से आसन काम आते हैं? एक तो पादोत्तानासन, और अभी मैंने आपको तीनों कोलन दबाने के तरीके बताए, पवन मुक्त आसन। मकर आसन भी बहुत अच्छा है इसके अंदर। शवासन करें, शरीर को ढीला करें। इस कोलन के भी 3 भाग हैं, 3 नहीं, इसके एक तो अपेंडिक्स है दाईं तरफ, नीचे सबसे निचला भाग, और ऊपर के भाग के अंदर सिक्कम, जहां वाल्व बनता है, जहां से छोटी आंत बड़ी आंत में अपना संबंध उंडेल देती है, वो पठार है बिल्कुल, वो चौड़ा भाग है वहां। जो अपेंडिक्स है उसके अंदर जो हमारे वीरोम्स, जो माइक्रोब्स ज्यादा हो जाते हैं तो वो उसके अंदर धकेल दिए जाते हैं। कई बार डॉक्टर कहते हैं उसे निकाल दो, उसकी खैर मैं बात नहीं कर रहा, अब छोड़ो उसको। अब जब ऊपर की ओर गया और फिर ट्रांसवर्स होता हुआ बाईं ओर से नीचे आ गया, अब आपके नाभि के बाईं ओर के भाग में नीचे जहां एस का आकार बनता है, सिग्मोइड का कोलन है, वहां पर आपकी रेक्टम है, जो शोषित होकर, ये 10 घंटे लगेंगे यहां, 8 घंटे से लेकर 48 घंटे तक पेट में जो शोषित हुआ, शुष्क हुआ जो भोजन बचा है, मल का रूप जो धारण कर रहा है, वो करीब करीब इतना लंबा समय लेता है। अब समय आप कैलकुलेट कर लें, मुंह में तो 1-2 मिनट लगते हैं, पेट में आपके, मतलब मैंने बताया था 2.5 से 4 घंटे तक मतलब पेट में रहता है खाना। छोटी आंत में 5 घंटे से 7 घंटे तक, और बड़ी आंत में 10 घंटे से लेकर 48 घंटे तक। यानी मेरा पाचन निष्कासन दोनों क्या, कृष्ण जी ने कहा था ना, प्राण अपान समायुक्ता, मेरे को दोनों से उन्होंने सुसज्जित किया हुआ है, पर दोनों सक्रिय हों तभी तो मेरे वो काम आएंगे। अब मैं थोड़ा सा इस बात का जिक्र करूंगा, आसन कोई नहीं कराएंगे अब, फिर आपके प्रश्न उत्तर ही लूंगा, ज्यादातर उसमें ही बात करेंगे। प्राणायाम भी मंजू जी या सुरेश जी आपसे बाद में करा लेंगे, हम अपनी बातें करेंगे। भोजन क्या होना चाहिए, कैसे इसकी रक्षा करें, इन बातों पे बात करेंगे। आपने पाचन तंत्र को समझ लिया, और अगर हम इन सब नियमों का, यानी चबाकर खाएं, धीरे खाएं, और मात्रा भी एक सवलभ क्रिया कृष्ण जी बोलते हैं। हम गलती क्या करते हैं, कट, अमल, लवण, उष्ण, अति तीक्ष्ण, रुक्ष, विदाहीन च। अब कितनी कृष्ण जी ने बातें कह दी, कैसे भोजन हम खा रहे हैं। आहार राजस्य इष्ठा, दुख, शोक, आम्य प्रदा। अब ये कौन से भोजन हुए, मैं इसको सारांश बता देता हूं। हमें मालूम है कि ये भोजन मुझे नुकसान देगा, यहां हम सब गलतियां करते हैं ये, लेकिन मैं फिर भी खा रहा हूं,
आप उदाहरण के लिए बेकरी का आइटम ले लो, शरीर को कुछ नहीं मिलेगा, उसे हम डेड फूड कहते हैं। आप बिस्किट को, उस पैकेट को आज ले आओ, 1 साल बाद खोलना, बिस्किट का पैकेट यूं का यूं आपको मिलेगा, क्योंकि वो डेड है। रोटी के रख के देखो ना कभी, आपको पता चल जाएगा। जिन भोजनों के अंदर रस नहीं है, रुक्ष हैं, विदाहीन हैं, यानी वो शरीर को कुछ नहीं देंगे, उनकी जो ताकत थी वो उसने उसको देख करके पूरी जला दी, वो कुछ नहीं देगा शरीर को। ऐसे भोजन खाएंगे तो नुकसान उठाएंगे। पहली बात, भोजन को चबा कर खाएं। आपके लिए अनिवार्य ही होगा, मात्रा भी उतनी रखें जितनी कैलोरी आपका पाचन संभाल सकता है। पुरुष तकरीबन 1500 से 1800 कैलोरी और महिलाएं 1200 से 1500 कैलोरी, इससे कभी भी ऊपर मत जाने दें। आपका पेट उसे आसानी से संभाल लेगा, आपको पौष्टिकता मिलेगी, शरीर के अंग खुश होंगे। इससे ज्यादा खाओगे तो कुपोषण के शिकार बनोगे, कॉन्स्टिपेशन होगी। कॉन्स्टिपेशन कब होती है, जरा इन बातों को भी समझेंगे। एक तो हम बहुत उतावले होकर खाते हैं। अब जितने उतावले होगे, दांत से दांत का काम नहीं ले रहे, आंत से आंत का काम नहीं ले रहे, तो फिर तो गड़बड़ है। दांत का क्या काम है, भोजन को पूरा चबाओ ताकि आंत की सुविधा बनी रहे। उतनी मात्रा में खाओ, उधर समाया। संत ना छोड़े संताई, उधर समाया लें। सामने है हरि खड़े, जब चाहे जब लें। ये ना सोचा करो ये बहुत स्वादिष्ट है तो मैं, जीभ का ही स्वाद है। अब ठंडा, मैंने आपको बताया था, आप ठंडा दूध पियोगे तकरीबन एक बार तो लगेगा, क्योंकि वो डिफ्यूज हो जाता है ना वहां से एसिड, लेकिन उसको ये नहीं पता कि वो और दुगनी मात्रा में एसिड क्रिएट कर रही है मेरी स्टोमक, क्योंकि उसका तापमान बढ़ाएगा तो वो सिक्रीशन बढ़ जाएगा उसका, आपको नुकसान ही होगा लंबे समय में। थोड़ी सी देर बाद फिर वही एसिडिटी आ जाएगी। ये कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है, कोई नुस्खे काम नहीं कर सकते। कुछ नुस्खे हैं जो मतलब होते हैं, कुछ विरोधाभासी भोजन होते हैं, उनके बारे में सोचेंगे अभी। विरोधाभासी कैसे होते हैं, जैसे आपने दूध लिया, दूध के साथ कई प्याज की सब्जी खाते हैं या सब्जी खा रहे हैं, नमक का दूध का विरोधाभासी है। मीठा दूध में समाहित है, लेकिन कोई नमकीन चीज करोगे नुकसान देगी, फायदा नहीं देगी, वो अंदर के सिक्रीशन को कम कर देगा। भोजन ऐसे ही नहीं पच जाता। भोजन जब वो सिक्रीशन उसमें बॉडी में, जो मेरे मुंह से, पेट से, पैंक्रियास से, लीवर से जो और आंत से जो सिक्रीशन जा रहे हैं, वो सब मिलकर उसे पचने लायक बनाते हैं। वो सिक्रीशन अगर ठीक है तो पचने लायक बनेगा। सुबह उठकर इस दिनचर्या चक्र से, मैं 5 तत्वों का शरीर इस दिनचर्या चक्र से मिला हुआ है। इस ब्रह्मांड में जो ऋतुचर्या चक्र चलता है, मौसम बदलते हैं ना, दिन रात बदलते हैं, मौसम बदलते हैं। और गाना भी है एक, सुना होगा आपने, अरे दिन रात बदलते हैं, हालात बदलते हैं, साथ साथ मौसम के फूल और पात बदलते हैं। ये सब्जियां फल भी बदलते हैं ना। आप मौसम के अनुसार खाएं। जब मौसम के अनुसार खाएंगे, भोजन आसानी से पचेगा, कॉन्स्टिपेशन नहीं होएगी, नुकसान नहीं होएगा, एसिडिटी नहीं होएगी। मौसम से विरोधी खाना खाएंगे, उदाहरण के लिए आम के दिनों में आम नहीं खाया क्योंकि उसने गर्म बताया था, और गर्मी के दिनों में फिर गर्म चीज कैसे खाए, ये मिथ है। ईश्वर ने जिस मौसम में दिया था तो उसका भी तो कोई उद्देश्य था।
मूली को मूली को खाएंगे जून जुलाई में क्योंकि ठंडी है। अरे वो ठंडी कभी नहीं है मूली, वो मेरा भ्रम है। ईश्वर ने उसे सर्दियों में दिया था तो सर्दियों में ही खाओ आप उसको। मात्रा को खुद तय करोगे, कितनी मात्रा मेरे शरीर से के लिए उचित है और कितनी अनुचित है, वो एक बार में ही पता चल जाता है जब वो नुकसान देती है। किस समय खाएं? समय इस सूर्य की गति के साथ मेरा पाचन बंधा है, क्योंकि कृष्ण जी कह रहे हैं ना कि मतलब पाचन का अधिकार मेरे पास है, वास्तव में उसके पास है, हम नहीं पचा सकते। पचाने का अधिकार ईश्वर ने अपने हाथ में ले रखा है, डालने का अधिकार आप स्वतंत्र हो, पर वो डालो जो ईश्वर को चाहिए। अब दिनचर्या चक्र के अंदर आप सवेरे जितना जल्दी सूर्य निकलने के साथ साथ जितना अनाज खाओगे वो पित्त की मात्रा को कम करेगा। आप बिल्कुल भी सवेरे खाली पेट कोई जूस मत लिया करो, कोई फल मत खाया करो। आप कोशिश करो खिचड़ी, दलिया, रोटी, सब्जी खाओ, आपके काम आएगा। जब दोपहर के बाद जो गोधूली का जो चाय का समय हम कहते थे, जो पूर्वज हमारे, उस टाइम पीने का, उससे कफ शांत हो जाएंगे। आप जो कुछ भी आपके यहाँ पीने का प्रावधान है, हर अपने रीजन के अनुसार, अपने लोकल एरिया के अनुसार, कहीं सत्तू का प्रचलन है तो कहीं आम का पना पिया जाता है, तो कहीं चाय पी जाती है, कहीं अमृत पे पिया जाता है, मतलब भिन्न भिन्न जो अपने वो हैं। लेकिन पीने का सब कुछ यहाँ ले आओ आप 3-4 बजे के आसपास, आपके कफ के संतुलन खराब नहीं होंगे। रात जो ही आती है यानी सनसेट के बाद, अगर उसके बाद कोई चिड़िया, कबूतर, कोई पक्षी नहीं खाता उसके बाद, लेकिन हम तो 12 बजे मॉडर्न हो जाते हैं ना, हम 12 बजे खाते हैं। साथियों, अगर 12 बजे पाचन का दरवाजा ईश्वर ने बंद किया, आप डाल दो, सुबह आपका पेट भारी मिलेगा, पेट साफ भी नहीं होगा, भूख भी नहीं लगेगी, अगला दिन भी खराब, एसिडिटी पूर्ण मात्रा में रहेगी, कब्ज रहेगी। इसलिए समय को समझोगे। इस गति से हम बंधे हैं, वो हमारी कार्य प्रणाली से ईश्वर नहीं बंधा हुआ, वो अपनी संरचना से बंधा हुआ है। उसकी जो सृजनात्मक शक्ति है वो मुझ पर प्रभाव डाल रही है। आप अगर करेंगे, अगर आप इन बातों को समझेंगे, आप योग अभ्यासी हो, साधक हो, इन बातों को समझने का प्रयास करोगे, आपका पाचन, निष्कासन दोनों ही ठीक रहेंगे। समय हो गया है, मैं समय आपको ज्यादा देना चाहता हूं। अब आप उठकर बैठ जाएं। जिस साथी के कोई प्रश्न हो वो मंजू जी, आप उसी का अनम्यूट करना जो प्रश्न पूछे, और रिपीट ना करेंगे। राठी जी, सुरेश जी बोल रहा हूँ। हाँ, कोई प्राणायाम के बारे में थोड़ा बता दीजिए। प्राणायाम कोई है गैस्ट्रिक को एसिडिटी को ठीक करने के लिए? प्लीज। हाँ, 1 मिनट, मैं प्राणायाम आपको बता दूं। मैंने आपको बताया था कि जो फूड पाइप है वो हॉलो है। अब आप कोई पाइप लोगे और उस पाइप को यूं सोर लोगे तो वो पाइप चिपक जाएगा अंदर से, क्योंकि हवा निकल जाएगी उसकी। आपके तीनों बंद सारी फूड पाइप को सक्रिय करने में बहुत काम आते हैं। आप कपालभाति प्राणायाम करते हो, पेड़ू को अंदर बाहर, जब उसको स्ट्रोक मारते हो, जब आप ऐसे करते हो तो पेड़ू के स्थान की जो मांसपेशियां हैं उनकी सक्रियता कई गुना बढ़ जाती है, उनका आपस का तालमेल बढ़ जाता है। आप अग्निसार क्रिया करते हो, वो पेट की जठराग्नि को वास्तव में बहुत ही तीव्र कर लेती है, आपके पाचन को बहुत सुंदर बना लेती है। हर एक प्राणायाम, यानी कि कोई सा भी प्राणायाम ले लो, आप अनुलोम विलोम कर रहे हो, ये आपके वात पित्त कफ के संतुलन में भी बहुत बड़ा योगदान देता है। वो सारे शरीर के संतुलन में उसका योगदान अतुल्य है, वो देता है। एक और प्राणायाम जो
शीतली हैं या जो सूर्य भेदी हैं, ये आपके तापमान को निश्चित करते हैं, पेड़ों के तापमान को भी निश्चित करेंगे। तो प्राणायाम को कभी ये ना लगा लेना कि ये सिर्फ फेफड़ों के लिए है। कृष्ण जी ने उसमें कहा था प्राण अपान समायुक्ता, मैंने 2 शक्तियों से तुझे निजात रखा है। कौन सी? एक तो प्राण की शक्ति यानी कि पचाने की जो ताकत है, वो कौन सी शक्ति से प्रभावित हो रही है? लेने की शक्ति से। जितना लंबा श्वास होगा उतनी वो शक्ति ज्यादा आपके पास आएगी, पचाने की ताकत बढ़ेगी। निष्कासन यानी कि अपान वायु यानी कि अपान प्राणायाम, प्राण अपान समायुक्ता, दोनों की बराबर ताकत मैंने तुझे दी हुई है। उन ताकतों को प्रतिदिन सजो के रखना, प्रतिदिन उनको बढ़ोतरी करना, वो हमारे अभ्यास से आएगी। आप प्राणायाम को इतना ही मैं कहूंगा, ठीक है। सुरेश जी, शायद आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया होगा। सर मेरा क्वेश्चन था सर। नमस्कार। ठीक है ठीक है सर क्वेश्चन आंसर से पहले एक भजन का सर हो जाए सर। अच्छा सर आपने तो भोजन के बारे में बहुत बताया सर, तो एक भजन हो जाए, क्योंकि मेरे से संगीत सुनना का है और कोई सुना रहा है? नहीं सर, ये श्यामा मिश्र जी हैं। संगीत का तो सुंदर प्रभाव मन पर पड़ता है, मन शांत होता है। यहाँ तक भी बोला गया है कि म्यूजिक थेरेपी से बहुत बड़े बड़े रोगों